हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे जो हमारे नीट एग्जाम में हमारे काम आने वाली हैं, हमारी तैयारी में हमारे काम आने वाली है। यानी कि सिर्फ नीट 2024 के बारे में हम बात करने वाले हैं। बच्चों, आज आपका स्कोर कितना भी आ रहा हो, ठीक है, चाहे आपका स्कोर 650 प्लस आ रहा हो, चाहे 550 प्लस आ रहा हो, चाहे 700 प्लस आ रहा हो, या फिर 400 के आसपास आ रहा हो, 300 के आसपास आ रहा हो, हम आज जिस भी स्कोर पर हैं वहां से किस तरीके से हम खुद का स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं उस पर हम बात करेंगे। स्पेशली हम फिजिक्स पर बात करने वाले हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों की यही प्रॉब्लम है कि सर बायोलॉजी ठीक चल रही है, केमिस्ट्री में भी ठीक ठाक स्कोर आ जाता है, प्रॉब्लम घूम फिर के फिजिक्स में आ रही है, और फिजिक्स को इंप्रूव करने के चक्कर में कई बार बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी गड़बड़ हो जाते हैं। बच्चों, यहां पर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आप पहले करो और कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको बाद में करना है। ठीक है, इसका भी बहुत फर्क पड़ता है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। बच्चों, सबसे पहले ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, और जरा उसके बारे में थोड़ा सोचिएगा, और ये भी सोचिएगा कि उन चीजों के बारे में आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। मतलब बच्चों, सबसे पहले नीट 2024, हर बच्चे के दिमाग में एक चीज चल रही है कि सर ये बताइए अभी कितना टाइम रह गया है। ठीक है सर, 5 महीने रह गए हैं कि 5.5 महीने रह गए हैं कि 4 महीने रह गए हैं, इतना समय बचा है। सबसे पहले बच्चों इसके बारे में सोचना बंद कर दो। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट है आपसे, ये सोचना बंद कर दो कि भाई अभी तो इतना टाइम बचा है। ठीक है, जब तक आप इसके बारे में सोचते रहोगे आप जरा सा भी इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपका समय ऐसे निकल जाएगा जैसे अभी तक का समय निकल गया है। तो सबसे पहले इस चीज के बारे में सोचना बंद कर दो कि अभी इतना टाइम रह गया है। बात समझ में आ गई? दूसरा, स्ट्रेटेजी बनाना बंद कर दो कि इतना टाइम रह गया है, इसमें ऐसे ऐसे पढ़ेंगे तो इतना हम कर ले जाएंगे। बच्चों, ये स्ट्रेटेजी आपने कुछ महीने पहले भी बनाई थी, इस तैयारी की शुरुआत में भी बनाई थी, और आज आप कहां पर हैं उसके हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमें आगे के बारे में सोचना है कि नहीं सोचना है। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सर, अगर हमें यह नहीं सोचना है कि कितना टाइम रह गया है, उस बचे हुए टाइम में क्या करेंगे, तो क्या सोचना है? बच्चों, हमें हर दिन सिर्फ इस पर काम करना है कि आज क्या करना है। यानी कि बच्चों, हमें आज क्या करना है इस पर हमें काम करना है, कल के बारे में भी नहीं सोचना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहे हैं आपको। जैसे कि मान लीजिए आप सुबह सो करके उठे, जागे, बस उस दिन सोचो कि आज क्या करेंगे, कल के बारे में भी नहीं सोचना, बस आज क्या करना है, आज पर हमें फोकस करना है, तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे। ये बात आप अच्छे से दिमाग में सेट कर लो। आज हमें ये चैप्टर्स पढ़ने हैं, आज हमें टेस्ट जो हुआ था उसमें रॉन्ग क्वेश्चंस देखने हैं कौन कौन से हैं, जो कुछ भी है आज हमें क्या करना है। ठीक है, और उसी पर हमें काम करना स्टार्ट करना है। हमें कल के बारे में, अगर आपने हर दिन का आज अच्छा कर लिया तो कल तो बच्चों अच्छा होना ही है। बात समझ में आ गई? तो कल के बारे में कोई नहीं सोचेगा, कितना समय बचा उसके बारे में कोई नहीं सोचेगा, हमें आज क्या करना है उस पर हमें फोकस करना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज क्या करना है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीसेंट, मान लो कोई टेस्ट हुआ आपका, ठीक है, मान लीजिए संडे को कोई टेस्ट हुआ, तो उस दिन और नहीं हो पाए तो अगले ही दिन जो क्वेश्चंस हमसे गलत हो गए उनकी एनालिसिस करनी है। ठीक है, और टेस्ट के एनालिसिस में बच्चों बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो ये कि कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, दूसरा कई बार क्या होता है कि आप किसी एक या दो सब्जेक्ट में इतना इन्वॉल्व हो गए कि तीसरे के लिए टाइम तक नहीं बचा पाए। बात समझ में आ रही है? तो इन चीजों की भी एनालिसिस आपको करनी है। ठीक है, अपनी पूरी एनालिसिस करनी है, कहां ज्यादा टाइम खराब हो गया, किस क्वेश्चन में हमने बहुत समय देने के बाद भी उसका आंसर नहीं निकाल पाए, निकाला तो गलत हो गया। ठीक है, इन सारी चीजों से बचना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको पता है। तो टेस्ट की एनालिसिस, जो भी आपने टेस्ट दिया है, टेस्ट सीरीज है, चाहे आपके
जहां भी आपने ज्वाइन कर रखा वहां का टेस्ट है, तो उसकी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और जो भी क्वेश्चंस बच्चों आपसे गलत हो गए हैं, जो भी क्वेश्चंस आपसे गलत हो गए हैं, उनको स्टार मार्क करके अलग से रख लीजिए, लास्ट टाइम में रिवीजन में काम आएंगे। जो क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं बच्चों, वो हमें ये बताते हैं कि भाई देखो तुम यहां गलती कर रहे हो, कहीं एग्जाम में वो गलती मत कर देना। तो जो रॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपके लिए बच्चों एक तरीके से आप समझिए सबसे बड़े गुरु हैं आपके, वो आपके टीचर्स हैं, आपको सिखा रहे हैं कि भाई तुमने यहां गलती कर दी, चैप्टर की तैयारी करने के बाद भी ये क्वेश्चन गलत करा है, और अगर आज गलती की है तो उसके होने के चांस कल भी हैं, तो पहले तो उसको सही करो, उस कंसेप्ट को सही करो जिसकी वजह से तुमने वो क्वेश्चन गलत कर दिया। बात समझ में आ गई बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं और बच्चों अब मैं आपको ये बता रहा हूं, देखिए सिलेबस बहुत बड़ा है, ये हर कोई जानता है। नीट का सिलेबस फिजिक्स में भी बात करें बहुत बड़ा है, और बच्चों सिलेबस को देख देख के अंदर से डर रहे हैं कि सर कैसे कवर करें, हमें तो लगता ही नहीं हम कवर कर पाएंगे इस साल। तो इसमें बच्चों सबसे बड़ा खेल है कॉन्फिडेंस का। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस आने लगा अपनी तैयारी करते करते, वो तो बड़ी मुश्किल को भी पार कर जाएगा। लेकिन अगर उसका कॉन्फिडेंस लूज हो गया ना किसी टाइम पर कि हम तो कर ही नहीं पाएंगे, तो बच्चों सच में नहीं कर पाएगा, ये मान के चलो, है ना। आपने सुना होगा मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो मन में अगर कभी आपके ये आ जाए कि आप नहीं कर पाओगे, तो सच में नहीं कर पाओगे, ये निश्चित है। और उसी के लिए, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने चैप्टर्स का एक ऑर्डर बनाया है। अगर आप उस ऑर्डर में चैप्टर्स को करोगे, तो शुरुआत में मैंने ऐसे चैप्टर्स रखे हैं जिनका वेटेज भी है, क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और वो इजी टू कवर की कंडीशन में है, मतलब कि बहुत आसानी से हम उनको कम समय में कवर कर पाएंगे। जब ऐसा होगा तो जब आप शुरुआत की तैयारी में जल्दी जल्दी उन चैप्टर्स को कवर कर पाओगे आसानी से, ठीक है बच्चों, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगेगा कि भाई इतने दिनों में हमने इतने सारे चैप्टर्स कर लिए, अब थोड़ा सा ही तो बचा है, वो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं वो चैप्टर्स का ऑर्डर आपको बताता हूं, ध्यान से सुनेगा, और किस तरह से करना है वो भी देखो। बच्चों सबसे पहले मैं 4 चैप्टर्स आपके सामने ला रहा हूं, पहले इनको कवर करो। अगर आपने कवर कर रखा है तो इनको फाइनल टच देना बाकी, बताएंगे अभी फाइनल टच कैसे देना है। 4 चैप्टर्स कौन से सर? एक तो डुअल नेचर हो गया, ठीक है, जिसमें आप बच्चों फोटोन वगैरह की बात करते हो, एटम्स हो गया, न्यूक्लियाई हो गया, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स आप जानते हो। ये 4 चैप्टर सबसे पहले कवर करना है। कवर कर लिया है तो इनको रिवाइज करना है। एक और बात, जो भी मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो बच्चों ये 4 चैप्टर्स आपने कवर कर लिए, 4 चैप्टर्स कवर करने के बाद, ठीक है, आप कोई भी एक दिन निकाल लो वीक में, हो सके मतलब कोई भी दिन, आप संडे ले लो, कोई भी एक दिन ले लो बच्चों, ठीक है, आप संडे ले लिए, ठीक है। तो संडे को क्या करना है, इन्हीं 4 चैप्टर्स का एक टेस्ट रख लीजिए अपना, और इस टेस्ट को जब आप दोगे, इन्हीं 4 चैप्टर का टेस्ट जब आप दोगे, तो आपको पता चलेगा कि भाई कौन कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। जहां गलत हुए हैं वहां पर फिर से इन चैप्टर्स में वापस आना है, चेक करना है हमारी क्या गलती हो गई। बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, जो नीट का लेवल है बस उसी लेवल पे चलना है। कई बार बच्चों के दिमाग में आ जाता है सर जे एडवांस तक का करना है, कोई मतलब नहीं बच्चों, इसका कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला। बात समझ में आ रही है? तो क्या करना है, ये 4 चैप्टर कवर करने के बाद संडे को टेस्ट देना है, ठीक है। और जो टेस्ट है उसमें आपको प्रॉपर एनालाइज करना है गलत क्वेश्चंस और सही क्वेश्चंस का, ताकि वापस से आप जो गलतियां हुई उनको सुधार सको। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए उसके बाद जो मैंने चैप्टर्स लिए वो कौन से हैं, देखो तो ये 5 चैप्टर्स हैं, बड़े आसान है इनको कवर करना, बिल्कुल ज्यादा डेप्थ में है नहीं, बहुत आसान है कवर करना। कवर कर रखा है तो एक बार रिवाइज कर लो क्या क्या है। एक तो बच्चों यहाँ पर 3 चैप्टर्स मैंने लिए थर्मल फिजिक्स के, है ना, थर्मल फिजिक्स के, जिसमें काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, थर्मोडायनामिक्स और थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है। ये 3 है। आपको मैं बताऊं बच्चों, ये 3 चैप्टर अगर आपने ढंग से कर लिए ना, कम से कम मान लो 3 से 4 क्वेश्चंस पक्के हैं इन 3 चैप्टर से, तो गलती नहीं करनी है। और ये चैप्टर्स करना आसान है, कम समय में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन 3 चैप्टर्स को पकड़ो। उसके बाद बच्चों वेव ऑप्टिक्स, कई बार बच्चे मैं देखता हूं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक साथ लेके बैठ जाते हैं, फिर कवर होती नहीं है। बच्चों वेव ऑप्टिक्स को अलग से डील कर लो। और वेव ऑप्टिक्स के साथ मैंने ऑसिलेशन भी रखा है। अब आप सोच रहे हो सर ऐसा क्यों किया? बेटा ऑसिलेशन में कई ऐसी चीजें हैं जो वेव ऑप्टिक्स में डायरेक्ट काम आती है, जैसे फेज डिफरेंस समझना,
समझ रहे हैं? तो ऑसिलेशन और वेव ऑप्टिक्स एक साथ कवर करिए, ठीक। तो आप ये मान के चलो इससे भी बच्चों 2 क्वेश्चन आने के, पूरे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मतलब ये जो 5 चैप्टर्स हैं इसमें आराम से 5 से 6 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और आसान है, इनको कवर करना आसान है। इसके बाद बच्चों मैंने क्या रखा है, अब मैंने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक 2, करंट इलेक्ट्रिसिटी, कई बार बच्चे उसको लेके बड़ा लूप में फंस जाते हैं। मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी को अलग कर लिया, उसको पहले कवर करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी कवर हो जाए तो बच्चों मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स देखो, ठीक है। उसके बाद अब ध्यान देना, मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में मैंने केवल 3 चीजें उठाई हैं। क्या क्या है बच्चों? ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू। आपको पता है ईएमआई, एसी और ईएमडब्ल्यू बहुत आसान है कवर करना। एसी तो बहुत छोटा सा चैप्टर है बच्चों, ईएम वेव बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक क्वेश्चन आना ही आना कंफर्म है। और बच्चों ईएमआई में बहुत कम फॉर्मूले हैं, बहुत कम कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं के बेसिस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको करनी है, बहुत आसानी से आप कर सकते हो। अब आप सोचो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, बच्चों इलास्टिसिटी, ठीक है। 3 तरह के इलास्टिक मॉड्यूलस आपको पढ़ने हैं और उन्हीं पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है। तो बहुत थोड़ा सा काम करना है और आप बच्चों एक क्वेश्चन अपना पक्का कर लेंगे हर एक चैप्टर से। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद बच्चों इसको कंप्लीट करिएगा। और इन सब में एक चीज बच्चों याद रखना, जैसे ही ये 4 या 5 चैप्टर्स का जो मैंने ग्रुप आपको बताया है ये कंप्लीट हो जाए, तुरंत अपना एक टेस्ट प्लान कर लीजिए और टेस्ट के बेसिस पर ही आगे बढ़िए। अगर टेस्ट में गलतियां ज्यादा हो रही किसी पर्टिकुलर चैप्टर में तो उस पर हमें ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। काम ऐसे करो कि वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर आप देखो तो अब मैंने यहाँ पर कुछ 11 के चैप्टर्स भी मिक्स किए, जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। आप पूरी मैकेनिक्स एक साथ मत उठाना, परेशान हो जाओगे। तो बच्चों लॉज ऑफ मोशन कर लीजिए, लॉज ऑफ मोशन और फ्लूइड्स की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उनको उठा लो, ठीक है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत आसानी से आप इसको कवर कर पाओगे। साथ ही साथ बच्चों मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इन 2 को उठा लीजिए। इसके बाद बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें, जैसे वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता है, और यूनिट डायमेंशंस, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से मैंने इन चैप्टर्स को रखा है कि कुछ चैप्टर्स अगर हैवी हैं, बड़े हैं, तो उनके साथ छोटे चैप्टर्स क्लब किए हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से इनको कवर कर पाओ, बहुत बर्डन आपको ना दिखाई दे, ठीक है बच्चों। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने 3 ही चैप्टर रखे हैं यहाँ पर। क्या क्या बच्चों? एक तो है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, बड़ा चैप्टर है, तो आप उसको 3-4 पार्ट में डिवाइड करके करो, जैसे रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, फिर रिफ्रैक्शन कर लिया, अलग अलग करके देखो। इसके बाद बच्चों देखें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, ये भी एक बड़ा चैप्टर है, ठीक है। लेकिन आपको पता है जैसे गॉस लॉ है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। कूलम्स लॉ है, इस पर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको चलना है। और ग्रेविटेशन एक छोटा सा चैप्टर है, और बच्चों ग्रेविटेशन में आपको पता है कई ऐसे फॉर्मूले हैं जो डायरेक्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में काम आते हैं, तो इनको एक साथ पढ़ लेना, आसान रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो अब मैंने यहाँ पर एक चैप्टर लिया वर्क पर एनर्जी, ये भी बड़ा चैप्टर है, और इसके साथ है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये भी बड़ा चैप्टर है। तो इसको मैंने केवल 2 ही चैप्टर लिए हैं, इनको ढंग से तैयार करो और टेस्ट दे करके अपनी एनालिसिस करो बच्चों। इसके बाद हमने कुछ चैप्टर्स को बिल्कुल अलग कर दिया, जैसे कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन। उसके बाद बच्चों रिजिड बॉडी मोशन जो रोटेशन में आता है, और उसके बाद हो गया वेव्स। मैंने इनको इसलिए बच्चों अलग किया कि ये जो चैप्टर्स हैं इनमें जैसे शुरुआत के 2 चैप्टर है, इन पे तो लगभग हर बच्चे की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में पढ़ते हैं, बहुत ढंग से पढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते हैं, तो इन पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, जो आपने पढ़ रखा है उसी को बस अच्छे से रिवाइज कर लो। इसके बाद बच्चों रोटेशन की बात करें, बहुत बच्चों को डर लगता है, तो इसमें एक काम करो, इसको बच्चों अलग अलग करके देखो। जैसे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, एक बार इस पर प्रैक्टिस कर लो कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस सेंटर ऑफ मास पे कर ली। और एक बात ध्यान रखना, जितना सिलेबस में है बस उतना ही पढ़ना है, इसके अंदर ज्यादा भागने की कोशिश मत करना, जितना सिलेबस में है बस उतना पढ़ लो। इसके बाद बच्चों आ गई वेव्स। अब वेव्स में अगर आप ध्यान दो बच्चों तो बहुत छोटे छोटे सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि वेव की स्पीड क्या होती है ना, इसको आपने अलग से पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों के छोटे छोटे टॉपिक्स में अगर डिवाइड करके वेव को पढ़ोगे तो मान लीजिए पूरा वेव नहीं भी पढ़ पाए तो मेन टॉपिक्स उठा करके उसको कंप्लीट करिए। बात समझ में आई? तो मैंने चैप्टर्स को इसी तरीके से क्लब किया था कि अगर कोई एक चैप्टर हैवी है तो दूसरा सिंपल है, और उसको मिला करके आप पूरा एक पैकेज तैयार कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आप इस सीक्वेंस को फॉलो करोगे
तो ये मैं गारंटी से कह रहा हूं कि स्टार्टिंग में चैप्टर्स इतना तेजी से कंप्लीट होंगे कि आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है, तो आप जो चीज आपको अभी डिफिकल्ट लग रही है वो भी करना आपके लिए एक तरीके से संभव हो पाएगा। स्ट्रेटजी का ये मतलब होता है कि आपकी तैयारी को थोड़ा सा आसान बनाना। ये बिल्कुल नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करनी, मेहनत तो खूब करनी है। आप मेहनत नहीं करोगे तो जो कर रहा है वो आगे निकल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो बच्चों इस चीज को अच्छे से फॉलो करो। और एक बात और, ये जो दिवाली की छुट्टी आ रही है, ये बच्चों आप ऐसा समझो कि आपको एक मतलब एक तरीके से ऐसा टाइम मिल गया है जिसमें आप पे अब एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ने वाला है। भाई जैसे डेली क्लास जा रहे हैं तो अचानक से होमवर्क आ रहा है, बहुत सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो लोड भी लगातार बढ़ता जा रहा है। दिवाली की छुट्टियां वो है जिनमें आप पे बाहर से कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं पड़ने वाला है, यानी कि जितना पढ़ रखा है उसी को ढंग से कंप्लीट करना है। तो बच्चों इस टाइम को इतना अच्छे से यूटिलाइज करो कि दिवाली की छुट्टियां कंप्लीट होने के बाद हमें जरा सा भी रिग्रेट ना हो कि भाई छुट्टियां खराब हो गई। बात समझ में आ रही है? तो बस थोड़ा सा खुद को बच्चों संयम के साथ, डिसिप्लिन के साथ, और फिर से मैं वही बोल रहा हूं, बहुत आगे की प्लानिंग मत करो। आज क्या करना है और उसको कर डालो शाम तक, बस इतनी प्लानिंग रहनी चाहिए और इसी के साथ आप आगे बढ़िए। ठीक है? और मैं पूरी उम्मीद करता हूं जितना मैंने बताया अगर आप इसको ढंग से फॉलो करते हो तो आपको बच्चों 1 महीने के अंदर अंदर इतना अच्छा लगने लगेगा अपनी तैयारी करते हुए, आपको पूरा पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपका कॉन्फिडेंस चला गया है। ठीक है? तो इस तरीके से करिए और अपने रिजल्ट को इंप्रूव करिए। थैंक यू।